हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम में बिहार विशेष करंट अफेयर का चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं मार्च अप्रैल महीने का करंट अफेयर जो 2025 है उस पर चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर 31वीं बीपीएससी के लिए होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही स्टैटिक्स विषय को भी हम देखते चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अप्रैल महीने के लिए और जो बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025, सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में हुआ है। सेपक टकरा जो विश्व कप है उसका 2025 का जो संस्करण है यह 5वां संस्करण था और इसका आयोजन बिहार में हुआ है। तो देख सकते हैं आप, यह तस्वीर है और आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बिहार के पटना में आयोजन किया गया था। बिहार के पटना में पाटलिपुत्रा जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इस खेल में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको भी याद रखिएगा, किसको हरा के भारत जीता है स्वर्ण पदक? तो जापान को हरा के। भारतीय पुरुष दल ने कुल 7 पदक जीता है। भारतीय जो पुरुष दल है वो कुल कितने पदक जीता है? 7 पदक जीता है। इसको भी याद रखिएगा, भारतीय पुरुष दल कुल 7 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है जबकि थाईलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो यह भी सवाल आ सकता है या कथन आ सकता है कि भारत का कैवा स्थान था यहाँ? तो भारत कौन सावीं स्थान पर था? तो चौथा स्थान पर था और थाईलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो थाईलैंड शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहा है। और देखते हैं कि इसका आयोजक कौन था। तो अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ इसका आयोजन किया था जबकि मेजबानी भारतीय सेपक टकरा संघ द्वारा किया गया था। तो पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कौन कर रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ, जबकि मेजबानी भारतीय सेपक टकरा संघ द्वारा किया गया था। तो ये था करंट अफेयर और देखते हैं थोड़ा इसमें कि यह खेल सेपक टकरा खेल क्या है। तो यह मलेशिया की पारंपरिक खेल है। याद रखेंगे कि यह जो है मलेशिया की पारंपरिक खेल है। यह फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है जो भारत में इसको किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे, भारत में इसको किक वॉलीबॉल नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि जेवियर विश्वविद्यालय। तो अभी देखेंगे कि जो जेवियर विश्वविद्यालय है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। तो यह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जेवियर विश्वविद्यालय की हाल ही में स्थापना हुई है वह किस शहर में हुई है? तो याद रखें कहाँ हुई है? पटना में। आपके समक्ष तस्वीर भी है जेवियर यूनिवर्सिटी का। तो जेवियर यूनिवर्सिटी एक निजी जेसुइट विश्वविद्यालय है। जेसुइट जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईसाई धर्म का धार्मिक समुदाय है। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पहली यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। यह क्या है? एक निजी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जेसुइट समुदाय का यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर की विभिन्न सारी डिग्रियाँ दी जाएगी जो समानतः एक यूनिवर्सिटी में होता है। अब जेसुइट के बारे में देख लेते हैं। तो ये ईसाई धर्म का धार्मिक समुदाय है। जिस तरीक़े से हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव समुदाय है, कपालिक समुदाय है, विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म के अंदर जेसुइट जो है एक धार्मिक समुदाय है और यह कैथोलिक चर्च का धार्मिक आदेश को पालन करता है। यह कैथोलिक चर्च के जो धार्मिक आदेश है उसको पालन करता है, अर्थात यह कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया भर में शिक्षा, धर्म प्रचार एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सक्रिय काम करता है या सक्रिय है। तो याद रखिएगा जेवियर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना के अंदर। उसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। ये था। अब एक और करंट अफेयर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पटना मखाना प्रोसेसिंग में विपणन केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। तो मखाना प्रोसेसिंग में विपणन केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो यह दरभंगा में किया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, दरभंगा में किया जा रहा है और दरभंगा में ही पूर्व स्थापित लगभग 2001-2 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। तो आपसे एक सवाल आ सकता है, निश्चित तौर पर आता रहता है कि एक जो भी केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है उसे बीपीएससी में प्रश्न आता ही है, क्योंकि बिहार स्पेशल से 30 के करीब प्रश्न आता है। तो याद रखेंगे कि जो दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान है वह दरभंगा में है और अभी विपणन केंद्र भी दरभंगा में, प्रोसेसिंग में विपणन केंद्र भी दरभंगा में बन रही है। साथ में याद रखिए कि जो राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान है वह केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियंत्रण में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान है वह किस संस्थान के अधीनस्थ है या फिर नियंत्रण में है? तो
केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, उसके नियंत्रण में कार्य करता है। अब मखाना के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। मखाना के बारे में, विश्व का 80 से 90% जो मखाना है उसका उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। एकदम याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में जितना भी मखाना का उत्पादन होता है उसका 80 से 90% उत्पादन अकेले भारत में होता है। और भारत में जितना कुल मखाना का उत्पादन होता है 80 से 85% बिहार क्षेत्र के मिथिला में मखाना का उत्पादन होता है। साथ में देखेंगे कि मखाना को जीआई टैग मिला था 2022 में। जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के तहत जो ट्रिप्स समझौता है उसके तहत जीआई टैग भी मखाना को मिल चुका है। मखाना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और यह काफ़ी महंगा भी है, लेकिन बिहार को इससे लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि बिहार सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं होने के कारण वह मखाना पहले पंजाब जाता है, फिर वहाँ प्रोसेस होकर पूरी दुनिया में निर्यात होता है, क्योंकि भारत ही सर्वाधिक मखाना का निर्यातक भी है पूरी दुनिया के अंदर। तो जो मखाना बिहार में उत्पादन होता है उसको पंजाब के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एवं विपणन केंद्र भी बनाया जा रहा है दरभंगा के अंदर, ताकि बिहार के किसानों को इससे ज़्यादा लाभ हो सके और इसका प्रोसेसिंग भी बिहार में हो सके और पूरी दुनिया में बिहार के नाम से ही इसको प्रस्तुत किया जाए। विश्व में चीन, मलेशिया आदि देश में भी मखाना की खेती होती है। भारत में बिहार के अलावा त्रिपुरा और मेघालय में भी मखाना की खेती होती है। तो उसको याद रखेंगे। स्टेटमेंट वाला प्रश्न जब आएगा तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर रहा है कि अभी क्या हुआ है कि जो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ना फंड जारी किया है कि भाई एक निश्चित फंड दिया है, लगभग 66,000 करोड़ रुपया फंड जारी किया है इस परियोजना के लिए। तो इस परियोजना के लिए एक और बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल है कोसी मेची जो लिंक परियोजना है, नदी लिंक परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है, उसको प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। अब देखेंगे कि यह जो त्वरित सिंचाई लाभ है उस पर भी हम डिबेट करेंगे इस योजना पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखते हैं, परियोजना को वर्ष 2019 नहीं 2029 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना को 2029 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। कोसी मेची नदी जो योजना होगी देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना, इसको भी याद रखेंगे। यह उत्तर बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके को बाढ़ से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करेगा। अब इस योजना के तहत पूर्वी जो कोसी नहर है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा, यानी कि पूर्वी कोसी नहर को मेची नदी तक विस्तारित करके ले जाया जाएगा, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाएगा। यह 76 किलोमीटर की एक चैनल होगी जिसमें कोसी नदी का जो पानी है उसको महानंदा बेसिन और मेची नदी तक पहुँचाया जाएगा। तो एकदम याद रखिएगा, इसको स्पष्ट स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि जो एक 76 किलोमीटर का चैनल बनाया जाएगा जिसमें कोसी नदी का जो पानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसी नदी अतिरिक्त पानी के लिए जाना जाता है और पूरे दुनिया में सर्वाधिक बाढ़ लाने के लिए 2-3 नदियां हैं, उसमें कोसी नदी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक चीन की भी नदी है। तो देखिए जो कोसी नदी है उसका जो अतिरिक्त पानी होता है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? महानंदा बेसिन में और मेची नदी तक पहुँचाने का यह कार्यक्रम है। अब देखते हैं मेची नदी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि मेची नदी क्या है, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा जा सकता है आपसे। तो मेची नदी नेपाल के महाभारत पर्वतमाला से निकलती है, तो इसको याद रखेंगे। मेची नदी जो है नेपाल से निकलती है और भारत और नेपाल में बहती है। भारत कहने का मतलब बिहार और नेपाल में यह नदी बहती है। किशनगंज जिला में महानंदा नदी में मिलती है। किशनगंज जिला में क्या है कि महानंदा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से मेची नदी किस नदी का सहायक नदी हुआ? तो महानंदा नदी का। तो बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मेची नदी है किस नदी के सहायक नदी है? तो आप याद रखिएगा महानंदा नदी के सहायक नदी है। चलिए देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि अपने बाढ़ के लिए यह काफ़ी कुख्यात है, पूरे दुनिया के अंदर बाढ़ लाती है। चूँकि अभी जो पानी है हम उसका बेहतर उपयोग करने में अक्षम है या फिर उसका प्रबंधन करने में अक्षम है, या फिर जो वाटर शेड मैनेजमेंट हमारे यहाँ है वह उतना बेहतरीन नहीं है। तो जो एक बेहतर संसाधन है, क्योंकि मीठा जल पूरी दुनिया में अभी आप देखते होंगे कि सूखा के कारण या मीठा जल पीने के पानी की कमी पूरा दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है। और आप पानी अगर पीते भी हैं बाज़ार के अंदर तो एक बोतल लगभग अभी 1 लीटर का बोतल का 20 रुपया कीमत हो चुका है।
और यह 20 साल 30 साल के बाद यह पानी 50 रुपये लीटर हो जाएगी और हम आप लोग भी निश्चित तौर पर 90 के दशक के ही हैं, या फिर उसके बाद गए तो उस समय भी डीजल और पेट्रोल की जो कीमत थी 50 रुपया ही थी। तो जो एक व्यापक संसाधन है और उस संसाधन से बिहार समृद्ध है, फिलहाल वह बिहार के लिए अभिशाप है कि हम मीठे जल को प्रबंधित नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे यहाँ बाढ़ आता है और हजारों लोगों की माल जाल की क्षति होती है। लेकिन यह बाद के भविष्य का बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि जो खड़ा पानी होता है हम उसका उपयोग पीने के लिए करने में अभी भी अक्षम है। हमारा तकनीक इतना उन्नत नहीं है, और है भी तो उससे क्या होगा कि काफ़ी पानी महंगा हो जाएगा। इसलिए बिहार का यह जल संसाधन अगर इसको बिहार प्रबंधित करने में सफल होता है तो निश्चित तौर पर बिहार की समृद्धि में भी इसका योगदान होगा। फिलहाल हम कोसी नदी पर चर्चा करते हैं। जो कोसी नदी है यह बिहार का सुख भी कहा जाता है, और तिब्बत चीन में यह ग्लेशियर से निकलती है, तो इसको भी याद रखेंगे, तिब्बत चीन से निकलती है। 3 धारा है, अरुण है, सुन कोसी है एवं तिमोर नदी से मिलकर सप्तकोशी का निर्माण होता है। बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है बिहार के किस जिला में या फिर भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि हर नदी के बारे में पूछता है कभी कि वह गंगा नदी में कब में कहाँ मिलती है, तो इसको याद रखें। जैसे पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी में, प्रश्न पूछा जा चुका है 63वां बीपीएससी में, तो आगे भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जाएगा। जो काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है कोसी, तो कोसी जो है कटिहार के कुर्सेला के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है, तो उसको देख लेते हैं। एक त्रिजंगा नाम की नदी है, भूतही बलान है, कमला बलान है और बागमती नदी है। ये सब नदियाँ उसकी सहायक नदी है, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है पीटी में कि कोसी नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है। अब हमारे सामने जो हमारा कोसी मेची लिंक परियोजना है उसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया है और इसी के तहत फंडिंग किया जाएगा। तो यह स्कीम को थोड़ा देख लेते हैं। ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है और बीपीएससी के लिए भी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में लाया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित होने का मतलब यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार भी फंडिंग करता है और राज्य सरकार भी फंडिंग करता है। जब राज्य सरकार फंडिंग करता है तभी केंद्र की पैसा खर्च होती है। सामान्य राज्य एवं केंद्र के बीच यह 25-75 का है, अर्थात केंद्र सरकार 75% राशि का वहन करेगी जबकि राज्य सरकार 25% राशि का वहन करेगी। जबकि पूर्वी क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र में यह 90-10 का है, अर्थात पूर्वी क्षेत्र जो है और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 90-10 के रेशियो में केंद्र सरकार 90% फंड का वहन करेगी जबकि राज्य सरकार को 10% व्यय करना होता है। योजना के 3 घटक है। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा हर खेत पानी है, तीसरा वाटर से डेवलपमेंट है। तो बिहार के जो कोसी मेची लिंक परियोजना है उसको त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे समक्ष करंट अफेयर है, यह पीटी मेंस इंटरव्यू सभी के लिए है, क्योंकि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 में आया था जिसको निरस्त करने को लेके पूरे बौद्ध धर्मावलंबी है, पूरे बौद्ध जो समुदाय है बिहार में या फिर पूरी दुनिया में इस एक्ट का विरोध कर रहे थे कि भाई इस एक्ट को निरस्त करिए। जैसा इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि बोधगया बिहार व्यवस्था कायदा जो इतना है उसको रद्द किया जाए। तो अब देखते हैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो यह एक्ट आया है उसमें क्या इशू था कि इतना सारा विवाद हुआ है पूरे बौद्ध समुदाय के अंदर, पूरे बिहार और पूरे भारत में चर्चा में भी रहा है। तो बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 जो आया उसके तहत क्या हुआ कि एक बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण हुआ, ठीक ना। तो उस कमेटी के अंदर बौद्ध धर्मावलंबी भी लोग थे और हिंदू धर्म के भी लोग थे। तो जो यह आंदोलन हुआ है उस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे अखिल भारतीय बौद्ध संघ, उनका सीधा कहना था कि इस एक्ट के माध्यम से जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनी है, उसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको हटाया जाए, या अर्थात कहना का मतलब है कि बोधगया जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें केवल बौद्ध धर्म के ही लोग हो। उनका यही मांग है कि इसमें जो भी हिंदू धर्म लंबी लोग हैं उनको इससे निकाल दिया जाए इस कमेटी से और केवल बौद्ध धर्म के लोग ही इस कमेटी में हो। तो देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि बीएमटी में केवल बौद्ध धर्म के लोग होना चाहिए
बीएमटीसी के अंदर। तो देखते हैं थोड़ा बीएमटीसी के। देखिए बोधगया मंदिर के बारे में पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम 1949 के तहत जो कमेटी बना उसके बारे में देख लेते हैं। BTMC, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में देखते हैं। तो जो बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है वह बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत 1953 में स्थापित किया गया था। इस कमेटी में जो 4 लोग हैं वो बौद्ध समुदाय से हैं, जबकि 4 लोग जो होते हैं वो हिंदू समुदाय से होते हैं। तो बराबर है कि 4 लोग बौद्धिस्ट होते हैं, 4 लोग हिंदू समुदाय से होते हैं। और गया जिला के जो जिला पदाधिकारी होते हैं, DM महोदय होते हैं या महोदया होती हैं, वह इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस कमेटी के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाता है कि बोधगया मंदिर जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसका कितना मेंबरशिप है, तो आप देख सकते हैं 4 मेंबर होते हैं, जबकि DM साहब जो होते हैं उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया है। तो यह बिहार के लिए बड़ी बात है, क्योंकि बिहार खेल के आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना है, उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है और हमारा प्रदर्शन भी उतना बेहतर नहीं रहता है खेल के क्षेत्र में। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से 5-10 वर्षों से सरकार की पॉलिसी रही है कि बिहार को भी खेल में उन्नत बनाया जाए, क्योंकि खेल हमारे मानसिक और शैक्षणिक शारीरिक समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जनरली दुनिया में उसी देश को विकसित माना जाता है, उसी समुदाय को विकसित माना जाता है जहाँ खेल का भी आयोजन होता है, या लोगों के अंदर टीम भावना का विकास करता है, ये जीतने की प्रेरणा देता है, हारने के उपरांत भी सहिष्णुता का विकास करता है व्यक्ति, और फिर मिलजुल के एक टीम के रूप में काम करता है, लक्ष्य के प्रति प्रेरित होता है। तो वह सामान्य जीवन में भी अगर व्यक्ति किसी न किसी खेल से जुड़ा होता है पूरे जीवन काल में, तो वह अपने सामान्य जीवन में, अपने करियर के जीवन में और पूरे जो अपना उसका जीवन होता है उस पूरे जीवन में बेहतर सफल इंसान के रूप में अपने कार्यों में सफल होता है। तो इसलिए बिहार सरकार भी निरंतर खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और खेल का आयोजन बिहार में कर रहा है, उसका बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया 2025 का। तो इसको याद रखिएगा, बिहार में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। आपके समक्ष जो शुभंकर दिख रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम का है, तो ज़्यादातर जो है इस तरीके का प्रश्न आते रहता है कि भाई शुभंकर का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इसका नाम गजसी नाम रखेगा। इसमें देख सकते हैं सी और गज दोनों का भी संयोजन है। तो याद रखेंगे जो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ है उसका शुभंकर का क्या नाम था, गज सिंह, जिसमें गज हाथी, सिंह शेर से तात्पर्य है, हाथी शक्ति का और सिंह वीरता का प्रतीक है। और यह जो लोगो बनाए मतलब शुभंकर है, इस शुभंकर जो है पाल वंश की जो मूर्ति कला है उससे प्रेरित है। तो आप पाल वंश निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। जो पाल वंश की मूर्ति कला है वह पढ़ना है आपको, BPSC के मेंस के लिए भी काफ़ी जरूरी, BPSC के मेंस के सिलेबस में शामिल है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में देखते हैं। यह 7वां संस्करण था, याद रखिएगा यह जो 7वां संस्करण था, और 4 मई से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बिहार के कितने शहर में आयोजित किया गया, 5 शहर में। और वह 5 शहर कौन कौन सा है, यहीं से सवाल आएगा कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ है बिहार के जो 5 शहर में हुआ है उसमें कौन कौन से शहर थे जहां इसका आयोजन किया गया। तो पहला शहर जो आप तो जानते हैं कि पटना होगा ही, दूसरा राजगीर, तीसरा गया, चौथा भागलपुर और 5वां बेगूसराय। तो यह 5 शहर है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, जहाँ इसका आयोजन किया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। यह स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए, यानी कि यह टैलेंट को पहचानने के लिए आधारभूत स्तर पर, या यूँ कहें कि रूट लेवल पर जो टैलेंट है, खेल से संबंधित जो टैलेंट है उसको पहचानने के लिए सरकार इस गेम का आयोजन करती है। साथ में खेल को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को इसमें खेल खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका पहला संस्करण जो है 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया जो यूथ गेम है 2 श्रेणियों में आयोजन किया जाता है। प्रथम श्रेणी है 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र के लिए, और जो द्वितीय श्रेणी है 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र के लिए। तो इसको याद रखेंगे कि 2 श्रेणी है। प्रथम श्रेणी में क्या है कि जो 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र हैं उनके लिए है। द्वितीय श्रेणी में 21 वर्ष से कम उम्र के जो कॉलेज छात्र है उसके लिए। और इसमें देखेंगे कि जो बिहार है, बिहार को आगे भी हम इस पर एक वीडियो लाएंगे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, क्योंकि पदक तालिका से हमेशा सवाल BPSC पूछता है।
हमेशा, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, पदक तालिका से सवाल बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी का यह शैली रहा है। तो इसमें देखेंगे कि जो बिहार है, बिहार को 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, कुल 36 पदक जीता है। तो बिहार जो है कुल 36 पदक जीता है। बिहार का स्थान 15वां रहा है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, और आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि महाराष्ट्र कुल 57 स्वर्ण, 45 रजत, 36 कांस्य सहित 138 पदक जीत के प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा है। बिहार का 15वां स्थान रहा है। तो थैंक यू। ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ है। आगे भी आप लोगों के समक्ष आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके प्रस्तुत होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसको देखिएगा। और मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने से पहले, ताकि आप लोग को इस परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी दी जा सके। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में। धन्यवाद।